नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद अब मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं और अब पार्टी अपने तीसरे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। सरकार के 8 साल पूरे होने पर इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में दौरा करेंगे। यहाँ पीएम मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा बीजेपी 8 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन करने जा रही है। बताया गया है कि पार्टी में और पीएम चेन्नई में अब 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। दोपहर में लगभग 2 बजे प्रधानमंत्री आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे समारोह में भाग लेंगे। साथ ही साल 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कक्षा के दीक्षांत समारोह को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री शाम को चेन्नई जाएंगे, जहां पर वो जेएलएन इंडोर स्टेडियम में 31,400 की 11 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। ये मेगा प्लान साल 2024 में चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया, जहां बीजेपी ने इसके लिए देश भर में 144 लोकसभा सीटों की पहचान की है। ये 144 सीट वो हैं जहां बीजेपी साल 2019 के चुनाव में वोटों के कम अंतर से हारी थी और इन 144 लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार के हर मंत्री 3 दिन का प्रवास करेंगे। इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत करने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी नए नेताओं को जिम्मेदारी देने जा रही है। और इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कीर्ति चिदम्बरम गुरुवार की सुबह ही पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे और उनके खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा मुहैया कराने में मदद की। हालांकि कीर्ति इन आरोपों से इनकार करते आए हैं, लेकिन अब कीर्ति ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। इस मामले में सीबीआई ने उनके करीबियों को भी हाल ही में गिरफ्तार किया था और साथ ही कीर्ति के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत की इजाजत से ब्रिटेन और यूरोप की यात्रा पर गए कीर्ति को विशेष अदालत के आदेश अनुसार वापस आने के लिए 16 घंटे के भीतर सीबीआई जांच में सहयोग के लिए पेश होना था। आपको बता दें कि इस वीजा मामले में अब सीबीआई ने कार्रवाई की और सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी कीर्ति चिदम्बरम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने ये केस दर्ज किया और अब ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच करेगी। बताया गया है कि ईडी भी जल्द ही इस मामले में आरोपियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि इससे पहले सीबीआई की तरफ से कीर्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। और शाहजहांपुर में पुलिस कस्टडी में जेल जा रहा एक मुजरिम फरार हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर यह अभियुक्त कोर्ट में पेश करने के बाद जेल वापस ले जाया जा रहा था, जिस दौरान ये मुजरिम फरार हो गया है। दरअसल बाइक चोरी के आरोप में पुलिस ने इस मुजरिम को गिरफ्तार किया था और अब पुलिस इस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी है। बाजार द्वारा कल एक ऑटो लिफ्टर जिसका नाम प्रियांशु वाजपेयी है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 चोरी के वाहन बरामद हुए थे। 382,411 का अभियोग था। आज उसको रिमांड लेके जब जेल रवाना किया जा रहा था न्यायिक हिरासत हेतु, उस समय जेल जाते समय वो मौके से फरार हो गया। इस सिलसिले में इसके विरुद्ध थाना सदर बाजार में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ में जो सिपाही इसको ले जा रहे थे अंकित कुमार और एक होमगार्ड रामरक्ष पाल, इनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना की जा रही है। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रियांशु की 3 टीमें भेजी गई हैं, जहां उसके मिलने की संभावना। वहीं गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पुलिस ने ऐसे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है जो रात में आने वाले राहगीरों को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। बता दें आपको कि पकड़े गए अभियुक्तों से खजनी थाना क्षेत्र में हुए 3 लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खजनी थाना क्षेत्र में 3 लूट की घटनाएं घटित हुई थी। उनमें क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के प्रयास से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से
असलहा और धनराशि बरामद हुई है। ये चारों लुटेरे हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से तमंचा बरामद हुआ है। इन सभी अपराधियों का एक विभिन्न अपराधों में संलिप्तता पाई। और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में आज एक अहम सुनवाई होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला जिला अदालत को ट्रांसफर किया गया था और अब वाराणसी की विवादित ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस की दिशा आज तय की जा सकती है। आज वाराणसी की जिला अदालत के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये मुकदमा चलाने लायक है या नहीं। जिला जज A.K. विश्वेश की कोर्ट आज दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई करेगी। और आपको ये भी बता दें कि वाराणसी कोर्ट इस मामले में आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुनवाई करके कोई फैसला ले सकता है। आज ये तय हो सकता है कि ज्ञानव्यापी का मुकदमा आगे चलाया जाएगा या नहीं। इसके अलावा सर्वे की रिपोर्ट और फोटो या वीडियो को लेकर भी हिंदू पक्ष की मांग पर भी जिला अदालत में बहस हो सकती है। कोर्ट ने कमिश्नर की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही अदालत को यह तय करना है कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस मुकदमे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति भी जताई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग भी उठा दी है। इस मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए तमाम लोगों ने अर्जियां दाखिल की हैं। और खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए ये तीनों ही आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के जुमागुड़ गांव में आतंकवादियों की ओर से यह घुसपैठ का प्रयास किया गया और इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यह अभियान शुरू किया था। इसमें 3 आतंकी मारे गए। तो वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुरुवार की सुबह हुई एक मुठभेड़ में भी पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। इस दौरान आपको बताते चलें कि जुमागुड़ गांव में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को लेकर खास सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब घुसपैठ कर रहे आतंकियों को सेना और पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने बताया है कि विशेष इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। तीनों ही आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में मुंशी बना दिया गया है। दरअसल पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को क्लर्क का काम सौंपा गया है, जहां पर सिद्धू की ड्यूटी अब जेल के दफ्तर में कामकाज में लगाई गई। नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की बामुशक्कत कैद की सजा हुई है। ऐसे में सिद्धू को ये ड्यूटी मंगलवार से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन जेल की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक सिद्धू को 2 शिफ्टों में अपना काम करना होगा। सिद्धू की पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। तो वहीं लंच ब्रेक के बाद सिद्धू को दोपहर 3 से शाम के 5 बजे तक काम करना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कुल मिलाकर एक दिन में 5 घंटे का काम करना होगा मुंशी बनकर। और बता दें आपको कि नवजोत को करीब 1988 के एक रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई। इसी सजा को पूरा करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में बंद है और मुंशी का काम संभालते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 3 महीने तक ट्रेनिंग पर रहना होगा। इसके बाद सिद्धू को उनके काम के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिससे काफी नुकसान भी हुआ था। और अब इस हिंसा के करीब 5 साल बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को उन जिलों की सूची जमा करने को कहा है जहां पर हिंसा से हुए नुकसान का दावा किया गया। अदालत ने दोनों ही राज्यों से संभावित सदस्यों के नाम समेत दावों की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए हैं। पंचकुला निवासी सह अधिवक्ता रविंद्र ढुल द्वारा जनहित में याचिका दायर की गई थी, जिसपे 3 जजों की बेंच जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस तेजेंद्र सिंह ढेड़सा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर दलीलें सुन रहे थे। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और
एमएक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने 2017 में हुई इस हिंसा और नुकसान की घटनाओं का जिक्र किया है। इस केस की सुनवाई के समय अनुपम गुप्ता ने ये राय रखी थी और ऐसे में क्लेम ट्रिब्यूनल नुकसान की मात्रा निर्धारित कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अदालत द्वारा दायित्व तय करने की आवश्यकता थी और इसी के साथ ही गुप्ता ने तर्क दिया था कि संवैधानिक प्रश्न थे और हाईकोर्ट के अधीनस्थ एक न्यायिक अधिकारी इन मामलों को नहीं संभाल सकता क्योंकि वो इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कनिका आहूजा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद खई ने डेरा की ओर से कहा गया है कि इस मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में अब आगे की सुनवाई 1 जून को होगी। और आपको बताते चलें कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पवन गिरधर ने किया। और करेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में ईडी की जगहों पर छापेमारी चल रही है और ऐसे में बताया गया है कि शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की ये छापेमारी जारी है, जिनके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की और सरकार के मंत्री के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये मामला दर्ज किया था। इसी के बाद अब पुणे और मुंबई में ये कार्रवाई चल रही है। साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ अंबानी बम धमाके मामले में गिरफ्तार हुए मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने कई आरोप लगाए। इसमें सबसे बड़ा आरोप यह था कि अनिल परब कई मामलों में करोड़ों की रिश्वत लिया करते थे। साथ ही उनके खिलाफ करीब 50 करोड़ रुपए की वसूली के भी आरोप लगाए गए। बताया भी गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार वसूली कर रहे थे। और इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को देर शाम दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इसी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आया और अपने नेता की अगवानी के लिए पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम दिखा है। भीड़ का आलम यह था कि एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस को उन्हें संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी को देखते हुए लालू के साथ दिल्ली से पटना पहुंची बेटी मीसा भारती को अलग गाड़ी से राबड़ी आवास निकलना पड़ा। तो वहीं लालू यादव को तेज प्रताप यादव अपने साथ लेकर राबड़ी आवास पहुंचे, जहां लालू के बड़े लाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में ही उनका स्वागत किया है। तेज प्रताप ने यहाँ ट्वीट किया और कहा कि हमारी जुबान गरीबों की, मुस्लिमों की और अकलियतों की है और पिछले पायदान पर खड़े तमाम जनमानसों की बात करता है। इसलिए हम बार बार डराने की कोशिश हमें की जाती है, लेकिन आश्वस्त रहें क्योंकि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। माची के लाल का स्वागत है। बता दें कि चारा घोटाले में मामले में जमानत मिलने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बुधवार को पहली बार दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर पुलिस ने गुरुवार तड़के ही उस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जब दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थन इस्लामाबाद पहुंचने लगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस से भिड़ंत और भारी हिंसा हुई है। ये बवाल उस वक्त और बढ़ गया जब इमरान खान की इस चेतावनी के बाद शहबाज शरीफ की जब तक चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं करते, उनके समर्थक इलाके को खाली नहीं करेंगे। इसी टिप्पणी के बाद से अथॉरिटीज की तरफ से डी चौक के पास पीटीआई समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई और इमरान खान के समर्थकों ने जमकर यहां बवाल काटा। यहां मेट्रो स्टेशन में भी आग लगा दी गई। और आपको बता दें कि सीनेटर एरॉन अब्बास बप्पी ने कहा है कि ये करीब 2:30 बजे का समय है और डी चौक के पास आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भगवान जाने कि इमरान खान के पहुंचने तक कितने राउंड ये गोले दागे जाएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस और इमरान समर्थकों की झड़प के बीच अब पीटीआई नेच अधिकारी अकाउंट से ट्वीट करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से जान बचाने के लिए अद्भुत प्रयास, क्या इनलिंग खेली जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि माशाअल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हजारों की संख्या में उमड़ा पीटीआई समर्थकों का यह हुजूम देर रात को ही पाकिस्तान की राजधानी में दाखिल हुआ था और जैसे ये हुजूम दाखिल हुआ सड़कों पर जाम लग गया। हालांकि एंट्री से पहले वहां हिंसा खूब भड़क चुकी थी और ऐसे में इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन में इमरान खान के समर्थकों ने आग लगा दी है। क्या कराची, क्या लाहौर, हजारों की संख्या में मांगों को लेकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज शहबाज सरकार का
ये नागवार गुजरा है उनको, और इसी के साथ ही अब इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस दास, जिन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं दिए जाने को लेकर इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार की दोपहर को ही सुनवाई होने की उम्मीद जताई है। साथ ही महंत परमदास हंस की ओर से जो सुनवाई है वो जस्टिस अब्दुल रहमान मसूदी और जस्टिस विक्रम डी चौहान की डिवीजन बेंच में होगी। दरअसल महंत परमहंस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल में अंदर एंट्री करने को लेकर एक याचिका दायर की थी। ये याचिका महंत और उनके अनुयायी आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी की ओर से दाखिल की गई थी। और आपको बता दें कि महंत ने अपनी इस याचिका में भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, आगरा के डीएम, एसएसपी और ताजमहल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पक्षकार बनाया। आपको बता दें कि महंत परमहंस दास को धर्मदंड के कारण ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई थी, और जब वो दोबारा ताजमहल जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लेकर अयोध्या वापस भेज दिया था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा है कि ताजमहल में एंट्री देने की अपील की। और आपको बता दें कि महंत 5 मई को ताजमहल को ताजो महल बताकर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, पर पुलिस ने उन्हें इस दौरान कस्टडी में लेकर वापस अयोध्या भेज दिया। इस दौरान रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कीर्ति गुरुवार की सुबह ही पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां उनके खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा मुहैया कराने में मदद की थी। हालांकि कीर्ति इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं और कीर्ति ने उन पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। इस मामले में अब सीबीआई ने उनके करीबियों को हाल ही में गिरफ्तार भी किया था और साथ ही कीर्ति के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत की इजाजत से ब्रिटेन और यूरोप की यात्रा पर गए थे कीर्ति, और उन्हें अब विशेष अदालत के आदेश के अनुसार वापस आने के 16 घंटे के भीतर ही सीबीआई जांच में सहयोग के लिए पेश होना था।